नमस्कार, एग्जाम हैप्पी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो है आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। आप यहाँ से सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए जितना भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना भी नोट्स दिया जा रहा है वो स्पेशल जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर है। उसके साथ ही आपको यहाँ पर JCERT जैक के झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर सारे नोट्स PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आप सभी जुड़ करके यहाँ से एक बार अवश्य तैयारी कीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आप नोट्स को देख लीजिएगा। 2 दिन 4 दिन भी बचा हुआ है तो आप यह अवश्य समझिएगा कि आपके यहाँ पर इस PDF से पूरा के पूरा प्रश्न हूबहू छपने वाला है, क्योंकि JCERT जैक का बना हुआ है। आप बाहर का कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज के यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न। हित में से कौन एक दृश्य श्रव्य सामग्री, देखने वाला और दृश्य मतलब देखने वाला और श्रव्य मतलब सुनने वाला सामग्री है। टेप रिकॉर्डर में सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, श्रव्य होता है। रेडियो में सिर्फ श्रव्य होता है। मॉडल में सिर्फ श्रव्य होता है। लेकिन भ्रमण में हम कुछ देखते भी हैं, दृश्य भी देखते हैं और सुनते भी हैं, श्रव्य। यानी दृश्य श्रव्य में आपको चला जाएगा भ्रमण। ठीक है। अगला है पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? पुस्तकें, अवलोकन, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं। ठीक है। कौन सा है आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आपको जो है अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? ठीक है। तो सबसे अच्छा साधन जो माना जाता है वो देखिए अवलोकन, यानी आगे पीछे अपने गांव घर के चीज़ों को अवलोकन करके पर्यावरण अध्ययन को आप आसानी से समझ सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मकता आकलन का उद्देश्य है छात्रों को उत्तीर्ण करना, छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करना, छात्रों को अनुत्तीर्ण करना, छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना। ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है आपको छात्रों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की कमजोरियों को दूर करना। यानी जिस समय आप शिक्षा दे रहे हैं अगर उस समय कुछ मजबूरी आ रही है तो उसी समय आपको उसकी शैक्षणिक कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करना है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बीजों का अंकुरन के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। बीजों का अंकुरन का प्रभावी शिक्षण यदि आप देना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पाठ्यपुस्तक, श्याम पट्ट पर नामांकित चित्र, बीज और उसका पौधा, बीज के अंकुरन के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना। ठीक है। तो बीज के अंकुरन के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा कि बीज डाल दिया आप तो उसके अंकुरन के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन क्या करना चाहिए? देखा जाना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए कि बीज बन रहा है या बीज से अंकुरन हो रहा है या नहीं। ठीक है। तो 80 का राइट आंसर डी हो जाएगा। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है आपको बताना है। ठीक है। गंगा, सोन, फल्गु, पुनपुन। ठीक है। रेलवे पुल कौन सी नदी पर बना है? तो वो गंगा नदी पर सबसे बना है लंबा। ठीक है। गंगा नदी पर सबसे लंबा। अगला, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य। मखाना की खेती के लिए भारत देश का अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या केरल। ठीक है। तो मखाना की खेती 80% जो है वो बिहार में होता है। तो मखाना खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य जो है आपका बिहार है। ठीक है। अगला है, एक रोगी का लगातार घाव से रक्त बह रहा है। रोगी को कौन सा विटामिन की कमी के कारण लगातार रक्त बह रहा है? ठीक है। हम एक ट्रिक आपको बताए थे, रात बेरी साली रोई पर खून ना रुका। ठीक है। रात से रतौंधी ए और बेरी से बी। ठीक है। और सा से स्कर्वी और डी सिरकेटस। ठीक है। पर प्रजनन क्षमता की कमी ई हो गया, पर खून ना रुका के, यानी के की कमी से खून नहीं रुकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपको? विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? प्लेग नामक रोग कौन से जीव द्वारा फैलाया जाता है? मच्छर, बंदर, सुअर, चूहा। ठीक है। तो प्लेग नामक रोग जो है चूहा के मरने से या चूहा के काटने से व्यक्ति में ये ज़्यादा करके फैलता है।
राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? देखिए ये दांत जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, आपको जेसीईआरटी में भी पढ़ना है जो आता है, तो इसीलिए कहते हैं। देखिए आपको ईवीएस जो है पूर्ण रूप से, आपको ईवीएस पूर्ण रूप से ज़्यादा करके आपको जीव विज्ञान और भूगोल का जुड़ा हुआ पाठ होता है। इसीलिए आप सिलेबस नहीं देखिए कि इस पाठ का है कि नहीं इस पाठ का, आप जीव विज्ञान आपको जो है 6 to 8 तक का बना लेना है, और ज्योग्राफी भी 6 to 8 का पढ़ लेना है, और पॉलिटिकल भी 6 to 8 का पढ़ना है। इतना अगर आप ढंग से पढ़ लीजिएगा तो आपको समझिए कि पर्यावरण अध्ययन में कोई भी पीछा नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये इस तरह से पहले सिलेबस देख लेंगे हम लोग, और फिर इन सारी चीज़ों को भी देख लेंगे जिससे कि कहीं से भी प्रश्न नहीं छूटे। ठीक है? तो चबाने वाले दांत को क्या कहते हैं? कृंतक, रदनक, चवर्णक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है? रदनक मतलब रदारत फाड़ने वाला, कृतक मने कृतन दांत हो गया, और चवर्णक मने चबाने वाला। चवर्णक च से चवर्णक और च से चबाने वाला, तो चबाने वाले दांत को चवर्णक कहते हैं, मोलर कहते हैं। ठीक है? 70 नंबर प्रश्न होगा, रोटी बनाने की प्रक्रिया में गेहूं पिसवाने का काम किसको करना चाहिए? रोटी आप जो घरों में बनाते हैं तो वो गेहूं से प्राप्त होता है। ठीक है? तो गेहूं को हम लोग जाके मिल में पिसवाते तब आटा तैयार होता है, तो ये आटा आएगा तभी तो रोटी बनेगा ना। तो रोटी गेहूं पिसवाने का काम यानी आटा लाने का काम, तो गेहूं पिसवाने का काम किसको करना चाहिए? केवल औरतों को, केवल पुरुषों को, औरत और पुरुष दोनों को, घर के नौकर को। ठीक है? तो रोटी बनाने की प्रक्रिया में गेहूं पिसवाने का काम सभी को यानी दोनों को करना चाहिए, औरत को भी और पुरुष को भी, जो जिस समय उपस्थित है उसके अनुसार काम करेगा, दोनों को करना चाहिए। ठीक है? अगला है, यदि आप डाकघर की कार्यप्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, यदि आप डाकघर की प्रणाली को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होगी? ठीक है? देखिए ये शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है, शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है। तो शिक्षण शास्त्र का प्रश्न देखिए, आप जो है विभिन्न राज्यों का जब शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न बना लीजिएगा तो आप यहीं से बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न जो होता है वो सेल्फिश होता है, आपके कॉमन जो होते हैं दिमाग पर निर्भर करते हैं कि आप क्या डिसाइड लेते हैं। समझ गए? ये कहीं भी आपको किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा। ठीक? ये प्रैक्टिस सेट करने से ही आपको यहाँ पर प्रैक्टिस हो पाएगा। इसलिए जरूर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक बनाइए, सब क्वेश्चन बैंक आपको हम दे रहे हैं। ठीक है? चलिए देखिए यहाँ पे व्याख्या विधि, प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है? डाकघर का कार्य प्रणाली बच्चों में विकसित करना है तो व्याख्या उसको कीजिएगा, मैंने बच्चा को खड़ा करके या बैठा करके उसके डाकघर के बारे में उसका पूरा लेक्चर दीजिएगा। ठीक है? प्रदर्शन विधि मतलब उसको चित्र उत्र के माध्यम से दिखाइएगा। ठीक है? कहानी विधि, कहानी सुना करके डाक या पोस्ट ऑफिस के बारे में बताइएगा। और एक हो गया प्रश्नोत्तरी विधि, प्रश्न उत्तर के माध्यम से बताइएगा। ठीक है? तो कौन सा अच्छा रहेगा? तो देखिए यहाँ पर जो होता है प्रदर्शन विधि सबसे अच्छा माना जाता है कि आप डाकघर की प्रणाली को जानना चाहते हैं तो उसका प्रदर्शन कीजिए, या तो आप फोटो या चित्र के माध्यम से उसको क्लियर कीजिए, या नहीं तो डाकघर चले जाइए, डाकघर बच्चा को भ्रमण करवाइए और वहाँ पर सारा चीज़ दिखा दीजिए। ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त शिक्षण विधि होगा। ठीक है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की एक कक्षा में एक शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए कहती है। अंतर करने का कौशल से संबंधित है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा में शिक्षिका बच्चों को अलग अलग प्रकार के जीवों में अंतर करने के लिए, ठीक है, जीव है उनमें अंतर करने के लिए, मान लीजिए गाय ले लिए, गाय दे दिए एक जीव, एक कुत्ता दे दिए, एक बकरी दे दिए, एक बाघ दे दिए। ठीक है? तो इसमें अंतर करने के लिए कि क्या क्या अंतर इसमें है, इसको करने के लिए कहती है। तो ये कौन सा कौशल है, ये क्या कहना चाह रही है? पहला अवलोकन कौशल, दूसरा तुलना करने का कौशल, तीसरा वर्गीकरण करने का कौशल, चौथा उपयोग सभी। ठीक है? तो देखिए ये अगर शिक्षिका कर रही है तो इसका मतलब अवलोकन यानी सामने देख करके बच्चा सीख रहा है कौशल का कि क्या क्या इसमें होता है। तुलना करके दोनों को जब एक जगह लाएंगे तो उसमें कुछ कुछ अंतर मिलेगा, इससे भी बच्चा सीख रहा है।
वर्गीकरण करने का कौशल, वर्गीकरण मतलब शाकाहारी को एक तरफ डालेगा, मांसाहारी को एक तरफ डालेगा, सर्वाहारी को एक तरफ डालेगा, वर्गीकरण भी करेगा, ठीक है। या ये जंतु को एक साइड करेगा, पक्षी को एक साइड करेगा, ये भी करेगा। यानी ये जब बच्चा को हम जीव दे रहे हैं पर्यावरण में, तो अंतर करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें सभी शामिल हो जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, सभी कुछ इससे बच्चा सीख रहा है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। इस यहाँ पर कुछ जोड़ा दिए गए हैं और कौन सुमेलित है आपको बताना है, ठीक है। देखिए, पर्व त्यौहार से भी आपको याद रखिएगा, दीपावली कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, होली फागुन अमावस्या को मनाया जाता है, ईद रमजान के बाद मनाया जाता है, सितंबर, ये तो कुछ नहीं दिया गया है। तो इसमें युग्म है ही नहीं, तो कौन युग्म सुमेलित है, ये युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित वाला। तो देखिए, दीपावली जो होता है कब मनाया जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा लिख रहा है, ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है दीपावली, क्लियर। तो ये तो गलत हो गया, ये सुमेलित नहीं है। होली फागुन अमावस्या, ठीक है। तो होली जो है कब मनाया जाता है, तो फागुन में ही पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा को, ये भी युग्म गलत हो गया। अब सी है ईद, तो ये सही है, ईद रमजान के बाद मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सी जो है आपका सुमिलित है। अगला देखिएगा, कुम्हार द्वारा, कुम्हार यहाँ छूट गया है कुम्हार द्वारा मिट्टी की चीज़ों को बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम है। कुम्हार जैसे एक घड़ा बनाता है ना, एक घड़ा बनाता है, एक मान लीजिए कि सुराही बनाता है, एक खपड़ा बनाता है, इस तरह से वो खपड़ा बनाता है। तो इसके बनाने का सही क्रम क्या होगा, इसके बनाने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे कैसे होगा, ये सही क्रम आपको लगाना है, ठीक है। पहला होगा बने बर्तन को सुखाना, पके बर्तन में रंग लगाना, चाक पर बर्तन बनाना, मिट्टी खोद कर लाना, सूखे बर्तन को आग में पकाना, मिट्टी तैयार करना, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर हमको कुम्हार द्वारा मिट्टी का चीज़ बनाना है तो सबसे पहले मिट्टी को खोद कर लाएगा, वो जहाँ से भी लाएगा पहले मिट्टी रहेगा तभी काम होगा। तो पहला काम होगा मिट्टी को खोद कर लाना, ठीक है। मिट्टी को खोद कर लाने पर क्या होगा, जब मिट्टी आ जाएगा तो मिट्टी में पानी डालकर मिट्टी को तैयार करना, ये दूसरा काम हो गया। मिट्टी को तैयार करना ये दूसरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा काम, अब वो मिट्टी को तैयार करेगा। मिट्टी को तैयार जब हो जाएगा तो क्या करेगा, देखिएगा चाक बना हुआ रहता है, कुम्हार का चाक, वो मिट्टी को चाक पर लेके जाएगा, ठीक है। अब चाक पर लेके जाएगा और वहाँ क्या करेगा, बर्तन बनाएगा। पहले मिट्टी लाया खोद कर, फिर मिट्टी को तैयार करना मतलब उसमें पानी उनी डाल के मिट्टी को एकदम चिकना बनाया। अब चिकना बनाने के बाद वो चाक पर बर्तन को लाएगा, चाक पर। तो ये तीसरा काम होगा, तो तीसरा काम में तीसरे नंबर है, तो तीसरा नंबर उसके बाद होगा, ठीक है। अब चाक पर बर्तन आया तो बर्तन बन गया, ठीक है, बर्तन बना। अब बर्तन को सुखाएगा, बर्तन को क्या करेगा, सुखाएगा, जो बर्तन निकलेगा उसको सुखाया जाएगा, ठीक है। तो बर्तन को सुखाना देखिए एक नंबर पे है, तो उसके बाद एक नंबर सीरियल क्रम जाएगा, बर्तन को सुखाएगा। जब बर्तन सूख जाएगा तो उसको क्या करेंगे, सूखे आग में पकाना। अब बर्तन को आग में हम लोग पकाएंगे, ठीक है, बर्तन को आग में पकाएगा कुम्हार। और जब ये बर्तन पक जाएगा तब उस पर क्या करेगा, रंग लगाएगा, तब क्या करेगा, रंग लगाएगा। इस तरह से इसका क्रम चलता है, मतलब कुम्हार द्वारा जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है तो इसी क्रम से होता है। पहले मिट्टी को लाएगा, फिर मिट्टी को तैयार करेगा आदमी, तैयार करने के बाद उसको चाक पर ले जाएगा, चाक पर ले जाने के बाद बर्तन को सुखाएगा, सुखाने के बाद क्या होगा, तो उसमें आग लगेगा पकने के लिए, और उसके बाद क्या होगा, उसको कलर या रंग दिया जाएगा। यानी 4 6 3 1 5 2 का क्रम चलेगा। तो 4 6 3 1 5 2 का क्रम कहीं मिल रहा है, तो देखिए यहाँ सी में है 4 6 3 1 5 2 का क्रम, इसलिए राइट आंसर यही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, कन्याकुमारी निम्नलिखित में से किस तट पर है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, ठीक है। देखिए कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे दक्षिणी प्रांत हो गया, ये उत्तरी प्रांत जो आपका श्रीनगर, और ये कन्याकुमारी। देखिए अभी आपको हमने यहाँ पर पढ़ाया था आवागमन पढ़ाया था ना, तो ये क्या था आपको, जो सबसे लंबा राजमार्ग था, सबसे लंबा राजमार्ग कौन था,
तो आपको था NH44। NH44 ये कहाँ था? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो सबसे दक्षिणा प्रांत है और यहाँ पर कौन है? हिंद महासागर के तट पर स्थित है, तो ये हिंद महासागर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से मखाना कहाँ उपजता है? ये प्रश्न देखिए आगे भी जो आपको बिहार टेट 2012 में हम करवाए थे, 12 का EVS वहाँ भी था। बक्सर, कैमूर, छपरा, सिवान, दरभंगा, मधुबनी, अरवल, जहानाबाद। ठीक है। तो मखाना जो है सबसे अधिक आपको बिहार में 88% भाग पर होता है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी, छपरा, बक्सर में होता है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें कौन अंडा नहीं देता है? आपको बताना है कि यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें कौन अंडा नहीं देने वाला है। ठीक है। कौआ, गोरैया, चमगादड़, मगरमच्छ। ये भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, लेकिन चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव है, यह जो है अंडा नहीं देता है। तो कौन अंडा नहीं देता है आपसे पूछा था, तो सी आंसर हो जाएगा, चमगादड़। लिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है? प्राथमिक स्तर पर यदि आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है आपको बताना है। अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना करने की दक्षता विकसित करना, पर्यावरण अध्ययन में इसकी दक्षता विकसित होती है। जीव जंतुओं के आहार से अवगत कराना, ये भी सही है। जब पर्यावरण अध्ययन आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में प्राथमिक स्तर पर कौन सा जीव किस प्रकार का भोजन करते हैं वो भी अवगत कराना है। खेल में टीम भावना के प्रति संवेदनशील बनाना, पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से खेल में आप कभी भी जाएँ तो टीम भावना के प्रति संवेदनशील, यानी ये तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। बच्चे अपने उम्र के अनुसार सीखते हैं, ये बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे उम्र होता है वैसे वैसे आदमी सीखता है। बच्चे अपनी ज़रूरत के अनुसार सीखते हैं, ये भी सही है। ठीक है। बच्चे थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कथन कि बच्चे थोड़ा थोड़ा। और डी है, बच्चे गंभीर माहौल में ज़्यादा सीखते हैं, ये बिल्कुल गलत है कि गंभीर माहौल में कोई सीखेगा, ये बिल्कुल कथन गलत है। ठीक है। सामान्य माहौल में, सामान्य ज़िंदगी में बच्चा सब चीज़ सीख रहा होता है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि गंभीर माहौल होगा तभी सीखेगा। तो राइट आंसर डी होगा, ये कथन सही नहीं है। ठीक है। 82 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन शामिल नहीं है। कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं है। ठीक है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में से उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है, केवल कथन 1 सही है, केवल कथन 2 सही है। देखिए यहाँ पर जो है आपको अलग अलग नहीं है, कक्षा 1 और 2 के पर्यावरण की पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है सो बात नहीं है, पृथक पाठ्यपुस्तक नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है, कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त क्या है? पर्यावरण के बारे में शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, पर्यावरण के संवर्धन संरक्षण के लिए शिक्षा, पर्यावरण नीतियों की शिक्षा। ठीक है, देखिए बच्चा जो कक्षा 1 से 5 के बच्चों के स्तर के लिए पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में सबसे उपयुक्त क्या है? तो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे उपयुक्त कथन होगा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला नंबर है, इसकी शिक्षा के लिए मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों की जरूरी है। अगर किसी भी चीज़ की शिक्षा लेनी है, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग का, किसी भी चीज़ का, तो शिक्षा के लिए मस्तिष्क, हृदय और हाथ तीनों जरूरी होता है। नहीं रहेगा तो आप शिक्षा नहीं ले पाइएगा। तो ये कथन सही है। आप कौन नहीं है सो पूछा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अधिगम विधियों को बहुत ही निर्धारित रखना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है।
अधिगम विधि को निर्धारित हम क्यों करेंगे? अधिगम बच्चा जितना से जितना कर सकेगा वो, तो ये देखिए गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसमें ज्ञान को पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन का जब पढ़ाई चल रहा है तो पाठ्यपुस्तक तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको बाहरी ज्ञान से भी जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी स्टेटमेंट सही है। इससे कोई विषय वस्तु अंतःशास्त्रीय प्रकृति के हैं, तो अंतःशास्त्रीय प्रकृति के हैं, तो इसमें पूछा था कौन सही नहीं है, तो बी सही नहीं है कि इसमें अधिगम विधियों को निर्धारित करना चाहिए। ठीक है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए ये प्रश्न अभी भी आया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पास किया गया था? ठीक है, तो देखिए भारत सरकार ने यहाँ पर क्या किया था, भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि वन्य जीवों का जो अवैध शिकार कर लेते हैं लोग, अवैध उसके मांस के खाल को बेच देते हैं, तो इसी को प्रतिबंध करने के ख्याल से किया गया था। ठीक है, तो इसको कब किया गया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित? तो यह आपका 1972 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब दूध से दही बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, आसवन कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम लोग फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? तो किण्वन एक जो है रासायनिक क्रिया है, जिसमें क्या होता है कि जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक बदल जाते हैं। ठीक है, और जैसे दूध से जब दही बनता है, दूध से जब दही बनता है, दूध से दही, तो इसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, जिसमें इसमें भाग लेने वाले जो जीवाणु होते हैं वो लैक्टिक एसिड, दूध से दही बनने में कौन सा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? किण्वन होता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, यूएसआर से, कहाँ से लिया गया है? ठीक है, देखिए तो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, लेकिन मौलिक कर्तव्य जो 4 क में जोड़ा गया है, जो 4 क में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, ये एक नया अध्याय है जिसको यहाँ पर नागरिकों का 10 मौलिक मूल कर्तव्य का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो संविधान में निहित जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिया गया है, और उसके पूर्व इसको क्या है, इसके पूर्व में इसको तो यूएसएसआर कहा जाता था। तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में देखिए रूस नहीं दिया गया है, तो यूएसआर होगा। ठीक है, यूएसएसआर होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ये मिसप्रिंट कहीं कहीं पर रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूएसएसआर कहेंगे। क्लियर, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत किया गया है, तो आप लिख लीजिएगा यूएसएसआर पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, अगला ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, या पश्चिमी तारे को? ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? ठीक है, देखिए ये ध्रुव तारे क्या होते हैं? जो तारे हमेशा उत्तर दिशा की ओर दिखाई देते हैं। ठीक है, किस दिशा में? जो तारे उत्तर दिशा की ओर चमकते रहते हैं या उत्तर ध्रुव के ठीक उत्तर की ओर स्थित होते हैं, इस कारण यह सदैव एक ही उत्तर दिशा में चमकते रहते हैं, तो इसीलिए इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। ठीक है, तो जो उत्तर दिशा में चमकते रहते हैं उसको ध्रुव तारा कहते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कब किया गया था? ठीक है, 1972 में। ये प्रोजेक्ट टाइगर याद रखिएगा, बहुत बार आया वो प्रश्न है। प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। ठीक है, तो एक तो वो आपको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, वन्य जीव का संरक्षण के लिए, उनका पालन पोषण, उनके बचाव के लिए 1972 में नियमावली बनाया गया। लेकिन उसी में वन्य जीव में एक और चला टाइगर के लिए स्पेशल, प्रोजेक्ट टाइगर। इसका प्रारंभ कब किया गया? 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। ठीक है, तो देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ किया गया था वो 1973 ईस्वी में किया गया था, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह लॉन्च हुआ था। राइट आंसर इसका 1973 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। ठीक है, तो देखिए ये फूलों की घाटी बहुत बार आया हुआ है आपको, जिसको वैली ऑफ फ्लावर्स हम लोग कहते हैं। तो ये फूलों की घाटी जो आपका है ये उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है, गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है उत्तराखंड के।
तो यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ, 305, 275, 206 या 175। तो कितना होता है? एक वयस्क में मानव अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर जांघ की हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी जो होती है कान की हड्डी, स्टेप्स हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर 206 हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में, कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखिए ग्रीन पीस क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल है क्या। ठीक है, तो ग्रीन पीस जो है एक गैर सरकारी संस्था है, और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। इसकी नींव 1938 में कनाडा के वैंकूवर में पड़ी, अमेरिका के अलास्का में परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो ग्रीन पीस का इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट 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 का, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीकरण होना चाहिए था। ठीक है, गलत लिखा गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कर लीजिएगा। एवं ऑप्चयन जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ये सही है। तो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो 6CO2 + 12H2O जो हम लोग करते हैं तो ग्लूकोज बनाता है। तो इसमें क्या होता है? जल निकलता है, जल निकलता है, हाँ, और यहाँ पर NADP का अणु बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसमें बताना है कौन सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, या उच्च ऊष्मीयमान का है, या नीले ज्वाला जलने वाला, या मीथेन उत्सर्जक है। तो LPG जो है ये क्या है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। LPG किसका है? ये भी बहुत बार प्रश्न है कि LPG किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा LPG जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का आपका मिश्रण है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये सही है। इसका ऊष्मीयमान उच्च होता है, इसी कारण LPG यूज किया जाता है, ये भी सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सही है। लेकिन यह मीथेन गैस नहीं उत्पन्न करता है। मीथेन गैस कौन उत्पन्न करता है? तो जीव जंतुओं और यहाँ पर जो गाय भैंस बैल ये सब के जो अवशेष सड़ गल जाते हैं, मतलब जो मलमूत्र ये सबसे, तो वो मीथेन गैस उत्सर्जक होता है, तो वो हो गया। लेकिन LPG मीथेन गैस उत्सर्जक नहीं करते हैं, यानी कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, नहीं है। ठीक है, अगला है द ओरिजन ऑफ स्पाइसीज, द ओरिजन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, किसका है? द ओरिजन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है, या प्रजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखा गया? अरस्तू के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, मेडल के द्वारा, या रॉबर्ट हुक के द्वारा? ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया है यहाँ पर? तो द ओरिजन ऑफ स्पेसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, किसका लिखा हुआ है? चार्ल्स डार्विन का है। किसका है? चार्ल्स डार्विन का है। प्रजातियों की उत्पत्ति द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मकर रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री, देखिए 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, या 23 डिग्री। ठीक है, तो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पर हम लोगों ने देखिए इसके पहले भूगोल पढ़ा है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे देखिएगा ये आपको मध्य रेखा हो गया, विषुवतीय रेखा हो गया, और इसमें ऊपर की ओर चलेंगे उत्तर की ओर, तो इसमें 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसमें भी 23.5 डिग्री, इसमें भी 66.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आप यहाँ पर कह लीजिए। ठीक है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा और नीचे वाले रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो मकर रेखा यहाँ पर पूछा है, तो मकर रेखा किसमें होता है? उत्तरी में कर्क रेखा होता है, और ये दक्षिण पड़ गया तो दक्षिण में मकर रेखा होता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ की ओर, इधर की ओर मकर रेखा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है 23.5 डिग्री उत्तरी, तो उत्तरी किस में? देखिए यहाँ पर एस में है। ठीक है, एस में है, तो 23.5 डिग्री एस वाला को आप कीजिएगा मकर रेखा, 23.5 डिग्री एस यानी दक्षिण, 23 डिग्री साउथ। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 135 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ से
इसको देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न रहता है। और अभी तो हम देखिए आपको जो हैंड नोट्स दिए हैं वो केवल अभी JCERT जो जैक का सिलेबस दिया, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें सिलेबस में ऐसे भी चीज़ है जो छूट फूट हैं, तो उसको हम अभी अलग से बना के आप सभी को दे देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो सारा PDF आपको मिल जाएगा, जिसको आप देखिएगा तो वहाँ से और भी आपका स्कोर बढ़ेगा अभी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यहाँ पर मुख्यालय कहाँ अवस्थित है पूछा गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो आपका नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में स्थित है। और इसका जो है विश्व की अदालत भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा है उसको हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड के हेग में स्थित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सब राष्ट्रीय गान किसके द्वारा है, तो वो आपको रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है, जन गण मन, ठीक है। संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया है, ठीक है, 1950 24 जनवरी 1950 को। और इसके गाने का समय कितना है, 52 संकेत, ठीक है। इसको प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है 27 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में लाया गया था, ठीक है। तो ये कब आपको किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है। संविधान सभा को कब, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो देखिए पुष्कर मेला जो है आपको ये पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, अजमेर में आयोजित किया जाता है। और अजमेर में लगभग 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं से प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है। कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है देशी विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और इसमें कहाँ लगता है, तो इसमें ऊँटों का क्रय विक्रय भी होता है, ठीक है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, अजमेर में आयोजित किया जाता है। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, UVA, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट C जो है ये आपका पराबैंगनी किरणें जो है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं, देखिए आपको जैविक घटक अजैविक घटक आपको हम हैंड रिटेन नोट्स में पढ़ा दिए हैं। प्रोटीन, मृदा, कवक या फास्फोरस अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन इसमें अजैविक घटक नहीं है। तो देखिए अजैविक घटक के अंतर्गत जो होता है कवक जैवमंडल का जैविक घटक है, न कि अजैविक घटक है। शेष तीनों जैवमंडल के अजैविक घटक है, क्योंकि अजैविक घटक में पानी, हवा, मिट्टी, धूप और खनिज आते हैं, ठीक है, खनिज आते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका C हो जाएगा। कवक जो है यहाँ पर अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। गिर शेर परियोजना कहाँ अवस्थित है, गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो गिर शेर परियोजना जो है वो आपको कहाँ, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के कहाँ पर, गुजरात राज्य में स्थित है। और यहाँ पर सिंहों का एकमात्र निवास स्थान माना जाता है, ठीक है। तो गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है। अगला WWF का आशय क्या है, WWF का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वाच फंड, क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको कहते हैं विश्व जीव कोष, ठीक है। तो आपको था यहाँ पे WWF, ये हो गया वर्ल्ड, और ये हो गया वाइल्ड, और ये हो गया वाइल्ड लाइफ, और एप्स हो गया फंड, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, फंड हो गया। तो राइट आंसर इसका C हो गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व जीव कोष कहते हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया है, क्लियर। तो अब देखिएगा यहाँ पर 141 का C आंसर। गंगा नदी निकलती है, आपको बताना गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। गंगा नदी अरावली श्रेणी से, लद्दाख से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से, ठीक है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी आपकी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
और इसका उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है? गोमुखी हिमानी, जो गंगोत्री के पास समुद्र तल से 5165 मीटर उत्तर है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो राइट आंसर इसका सी होगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन के लिए कौन सी एजेंसी यहाँ पर है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए भारत में केंद्रीय प्रदूषण जो है यहाँ पे मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एजेंसी काम कर रही है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है यहाँ पर मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। अगला है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। ठीक है, तो देखिए ये जो कोटोपैक्सी है एक जागृत ज्वालामुखी है। ठीक है, कोटोपैक्सी क्या है? एक जागृत ज्वालामुखी है। और ये जो अवस्थित है आपका वो कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए बार बार आया हुआ है। तो कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है और यह कहाँ स्थित है? तो देखिए यह एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित है। तो एंडीज इसका राइट आंसर होगा, एंडीज में स्थित है। तिब्बत के सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जो सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी जो है जो भारत में वो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, असम ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और ब्रह्मपुत्र नदी चीन का तिब्बत के नाम से। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के तिब्बत में सांगपो या सांगपू के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र में हो जाएगा। अगला है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्कोर को उपभोक्ता कौन होते हैं? देखिए हम लोग यहाँ पर खाद्य श्रृंखला पढ़ लिए इसके पहले। तो शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी दोनों, सबसे ऊंच स्तर का। ठीक है, तो सबसे ऊंच स्तर का घास परितंत्र में सबसे पहले उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है। ठीक है, कौन होता है? मांसाहारी सबसे ऊंच स्तर का उपभोक्ता माना गया है, मांसाहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन है? वायुमंडल, देखिए वायुमंडल का ये पढ़ना पड़ेगा आपको। ये वायुमंडल का जो हम लोग क्षेत्र पढ़ते हैं तो ये एक होता है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, आयन मंडल कह लीजिए, इसके बीच में ओजोन परत बनता है, फिर मध्य मंडल और फिर वायुमंडल। पढ़ना पड़ता है ना, ये पढ़ेगा। तो सबसे नज़दीक जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो आपको कौन सा यहाँ पर कहलाएगा? तो वो आपको कहलाएगा यहाँ पे क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे नज़दीक में क्षोभ मंडल होता है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अस्थायी सदस्य हैं वो आपके कितने हैं? 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 हैं। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है। उनकी संख्या क्या है? 5 है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस तथा चीन आते हैं। अगला है सरसिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरसिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या असम में। ठीक है, तो देखिए ये सरिस्का बाघ अभयारण्य जो है भारत में सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान आपका है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य के अलवर जिला में पड़ता है। सरसिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान राज्य के अलवर जिले में है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होगा आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो आपका सूर्य का प्रकाश होता है। क्या होता है? आपका सूर्य का प्रकाश होता है। एक